तो आज ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे विशेष मेहमान हैं अभिनय की दुनिया के अटल जी यानी पंकज जी यानी पंकज त्रिपाठी। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। और आज हमारे दर्शकों के लिए ये एक ट्रीट के जैसा है कि आज आपसे उनकी मुलाकात इस शो में हो रही है। आपकी फिल्म आ रही है मैं अटल हूं जी, और 3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। पहला आरोप आपके ऊपर यह लगेगा कि कहीं आप बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी पर, फिल्म बनाकर चुनाव से ठीक पहले रिलीज करके। नहीं, 3 महीने पहले है तो 3 महीना समय बहुत होता है। और वैसे भी अगर सिनेमा से फिल्म देख के कोई भारतीय मतदाता अपना विचार बदल दे तो मुझे लगता है कि हम भारतीय मतदाता का बहुत कम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब अभिनेता भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं भले पॉलिटिकल रैलियों में या कहीं भी, पर मतदाता के विचार नहीं बदल सकते हैं। तो वैसे ही कहानियाँ ठीक है, वो श्रद्धेय अटल जी की कहानी है और वैसे ही सर्वप्रिय नेता थे। तो हमारी फिल्म एक राजनैतिक फिल्म नहीं है, राजनैतिक व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म है, जिसमें चूंकि वो राजनीति करते थे तो राजनीति आ ही जाएगी, लेकिन ज्यादा फोकस्ड उनके व्यक्तित्व, उनकी यात्रा पे है। जब किसी बड़े व्यक्तित्व पर फिल्म बनती है तो कलाकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसके जैसा दिखना होता है। हाँ। इंदिरा गांधी पर अगर बनेगी तो वो कहते हैं भाई इंदिरा गांधी पर फिल्म तो अच्छी है लेकिन लगी नहीं है इंदिरा जैसी। लग नहीं रही। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी इस समय कि आपको अटल जी जैसा दिखना है, लगना है, महसूस हो लोगों को। मैं इसीलिए साथ डरा था बिगनिंग में, और मैंने बोला यार मैं कहाँ से लगूंगा अटल जी, मैं खुद की कल्पना कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये लोग बोले हम कर लेंगे, तो मैं 7 दिन लगाए मुझे इस फिल्म को हाँ करने में कि मैं लगूंगा कैसे। फिर मुझे लगा मैं मिमिक्री इमिटेशन तो मुझे आती नहीं है, मिमिक करना मुझे 0 आता है, मतलब मैं किसी की नकल नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे लोग आपकी नकल करते हैं, आपकी मिमिक्री इस समय होती है मेरे यहाँ मीडिया 2-3 लोग करते हैं। अब आपको अटल जी जैसा दिखना है, तो ये एक बड़ी चुनौती थी। और हमने अपनी समझ, विवेक, कॉस्ट्यूम और मेकअप गेटअप वालों की मदद से हम जितना दिख सकते हैं, जितना बन सकते थे, उतना बनने का प्रयास किया है। जब आपने सबसे पहला इसका जब रशेस देखे होंगे, जब इसका फर्स्ट कट आपने देखा होगा, क्या आपको ईमानदारी से वाकई ऐसा लगा कि आप अटल जी जैसे दिख रहे हैं? जब फिल्म शुरू होती है ना तो 10 मिनट बाद आप ये चिंता, 10 मिनट ज्यादा बोल दिया, 5वें मिनट आपको ये चिंता या ये दर्शक देखने वाले के मन में, मेरे मन में ये प्रश्न मैं लेके गया था कि यार मैं लगूंगा नहीं लग रहा हूँ। फिल्म शुरू हुई, 4थे मिनट 1 फ्रेम आया, 2 फ्रेम आया, सीन चालू हुए, मेरे दिमाग से ये प्रश्न ही निकल गया। फिर आप जो पर्दे पे जो किरदार दिख रहा है, जो यात्रा दिख रही है, उसको देखने लगते हैं। फिर आप अभी चूंकि आपने मान लीजिए ट्रेलर देखा और फिर यूट्यूब पे अटल जी का वीडियो देखा, तो आप तुलनात्मक बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। फिल्म शुरू होने के बाद ये ख्याल ही नहीं आता है कि तुलना किया जाए कि कितना मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो कहानी धीरे से अपनी उंगली पकड़ा के आपको बोलती है आओ इस यात्रा पे, इस अटला की यात्रा पे, जो घर में माँ अटला बोलती हैं पहले सीन में। तो हमारी फिल्म बटेश्वर के उस अटल की कहानी है जो आगे चल के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बने और कवि, राजनेता, प्रधानमंत्री। तो अभी आप अटल जी के किरदार में रहते हैं आजकल या पंकज त्रिपाठी के किरदार में वापस आ गए? नहीं, पंकज त्रिपाठी के किरदार में वापस आ गया हूं, लेकिन इस पर प्रभाव अटल जी का बहुत है अभी। आमतौर पर जब आप इस तरह की भूमिका निभाते हैं, कितने दिन तक आपके मन में, आपके पूरी पर्सनैलिटी में उसका प्रभाव रहता है, चाहे वो कोई भी किरदार हो? जी, फिक्शनल किरदार होता है तो वो 6, 7, 8, 10 दिन में उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, फिक्शनल हो। रियल व्यक्तित्व हो तो चूंकि ये रियल है, मैं पढ़ा हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने खुद रिसर्च में इन्हें देखा है। बाकी हमारे कालीन भैया को मैंने नहीं देखा है, वो फिक्शनल है, वो क्रिएट करना था, इमेजिनेशन से बना लिया, यहाँ वो बात नहीं है। तो कालीन भैया का किरदार जब आप करते हैं, क्या आपको लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम कहीं ज्यादा आपको मिलती है बजाय इसके कि जब आप अटल जी का किरदार करते हैं तो आप एक डब्बे में बंद हो जाते हैं कि आपको इससे बाहर आप नहीं जा सकते? जी, फिक्शनल किरदारों में ये छूट है कि वो ग्राउंड बड़ा, जितना बड़ा बनाना हो बना लो। रियल किरदार में ये छूट नहीं है। आप उन्हीं के जीवन को और जो भी पब्लिक फोरम पे उपलब्ध है उसी बात को आप भले कंटेंट बोलोगे, कुछ नया अपने मन से, काल्पनिक हम नहीं गढ़ सकते हैं। काल्पनिक मैं जेस्चर बना सकता हूँ लेकिन बातें नहीं बना सकता हूँ, तो लिमिटेशन बायोपिक में ये होती है। एक सवाल अब पंकज आपके बारे में, आप बिहार से आप आए हैं, हिंदी भाषी हैं, गांव के आदमी हैं। हाँ। बॉलीवुड जो है वो
बड़े बड़े ग्लैमरस लोगों की का एक अड्डा रहा है, जहां पर आप जितने ज़्यादा ग्लैमरस दिखेंगे, जितने ज़्यादा फैशनेबल दिखेंगे, वो देखते हैं कि यूरोप में आप वेकेशन करने के लिए कहाँ जाते हैं, प्राइवेट जेट्स में आप चलते हैं। ऐसी जगह पर जब आप आए और आपने ये सुपरस्टारडम हासिल किया, ये क्या बॉलीवुड का एक बदलता हुआ स्वरूप है, जहां पर अब एक सेल्फ मेड मैन, गरीबी, हिंदी, इस पर भी एक प्रीमियम है? हाँ, मतलब ये भी अब कूल होने लगा है। ये कमाल की बात है कि ट्रेडिशनल रूप से आपने जो बातें कही कि एक्टर बनने की जितनी क्राइटेरिया होती है उसको मैं फुलफिल नहीं करता हूँ। हिंदी मीडियम का छात्र, ग्रामीण भारत से आया हुआ, पीआर मशीनरी के बारे में कुछ नहीं जानता है, नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है, दोस्ती नहीं है, बहुत बड़े लोगों के पास में बहुत असहज हो जाता हूँ कि मैं क्या बोलूँगा, कितना देर मुस्कुराऊंगा, मुझे लगता हो गया निकलो। तो ये सारा मतलब वो मैं उस पैरामीटर में नहीं था, पर एक आर्ट से मुझे प्रेम हो गया, एक्टिंग नाम के आर्ट से। वक्त बदला है, मैं मानूंगा कि समय बदला है, सिनेमा बदला है, इसमें ओटीटी का भी योगदान है, क्योंकि वहाँ स्क्रीन की लिमिटेशन नहीं होती थी। मुझे याद है मिर्ज़ापुर ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए और सेक्रेट गेम ने होर्डिंग्स लगाए, उसके बाद आम जनों तक, लोगों तक पहुंचा मैं। और जब जैसे कोविड काल में लॉकडाउन हुआ, छुट्टियां रही, लोग घर में थे, तो मेरे उस वक्त ओटीटी पे बहुत सारे कंटेंट मौजूद थी, फिल्में लोगों ने उस वक्त देखना चालू किया, और मुझे कोविड वो लॉकडाउन के समय रोज मुझे हज़ारों मैसेज आते थे। तो यस, सिनेमा बदला है, समय बदला है, हमारे जैसे लोगों को भी। और एक और बड़ी कमाल की वो जगह है फिल्म इंडस्ट्री कि देखते हैं हम, एक छवि है उनकी कि ये लोग कूल लाइफ और हैपनिंग और विदेश और चार्टर ये और वो, बट जिससे उतनी वैचारिक समानता नहीं होती है ना, तो अपने आप दूरी बना लेते हैं कि मुझे मेरा वैसा कोई सर्कल नहीं है जो पार्टी करता हो। हमारे दोस्त वही हैं जो बोलते हैं 11 बजे सोना है, घर भी आएंगे तो चलो बाय जा रहे हैं। तो जिसकी जहाँ सहजता होती है उससे दोस्ती मित्रता हो जाती है, और हर किस्म का कंटेंट बनता है। भानुशाली स्टूडियो ने तय किया कि अटल जी पे कहानी बनानी है, तो हमने बनाई और हम अब लेके आ रहे हैं सिनेमा घरों में। तो कमाल की जगह है कि वो वहाँ आप, मिर्ज़ापुर में एक लाइन थी मेरा कि व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं बोलता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे हिसाब से चलती है, हम फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं। इस इंडस्ट्री के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर एक गरीब किसान की कहानी भी होगी तो डायरेक्टर आपको जो निर्देश देता है, निर्देशन अंग्रेजी में करता है, प्रोड्यूसर भी अंग्रेजी बोलने वाला है, डायरेक्टर भी अंग्रेजी बोलने वाला है, कई बार तो एक्टर भी पूरे जो डायरेक्शन है अंग्रेजी में ही लेता है, फिर उसको हिंदी में करता है। आज आप विनोद भानुशाली और रवि जाधव के साथ आपने ये काम किया, आपको इनके साथ वर्सेस ऐसे जो लोग हैं जो आफ्टर सक्सेस पार्टी करने वाले जो लोग हैं, कितना फर्क लगा? बहुत फर्क है। विनोद जी कच्छ से आते हैं, हमारी तरह साधारण परिवार के हैं, परिवार की संघर्ष कठिनाइयाँ देखी हैं। हमारे दूसरे डायरेक्टर अपना लक्ष्मण उतेकर जो मिमी और इनके दोस्त थे, और दोनों एक कंपनी में नौकरी करते थे, वो कैमरा अटेंडेंट और ये सीनियर थे वहाँ पे। आज एक प्रोड्यूसर हैं और एक डायरेक्टर हैं, कमाल के हिट। तो मैं इनकी यात्रा जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अपनी ही जैसी तो जर्नी है कि मैं आया था तो इगतपुरी स्टेशन पे बड़ा पाव खाया था पहली बार, ट्रेन से हम मुंबई गए थे। तो हम रवि जी अगेन एक मिल में काम करने वाले परिवार का लड़का जो मिडिल क्लास जीवन जीता है, पढ़ाई करता है, हमारी तो जे आर्ट स्कूल जाता है, पेंटिंग करता है, फिर एडवर्टीजमेंट में जाता है। तो हम लोग लगभग एक दुनिया से आते हैं, तो हमारे बीच ये एक अपने आप समझ पैदा हो जाती है, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब ऑकवर्ड लोग हैं, इनसे पूछो क्या करूँगा मैं उधर, रात में सोना है मेरे को, मैं किस पार्टी में जाऊँ, क्या करूँगा उधर। तो सहजता बन जाती है, और उसी का परिणाम है कि रूटेड लोगों ने मिलकर एक रूटेड फिल्म बनाई है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे की कहानी जो राजनेता और प्रधानमंत्री और एक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी खड़ा करते हैं, बनाते हैं, उसकी कहानी है जो प्रेरणा देगी। आजकल हम देखते हैं पंकज जी की पूरा ज़माना इंस्टाग्राम और रील्स का है, और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, या तो आप देखते हैं वो जिम में जा रहे हैं, जिम लुक, एयरपोर्ट लुक,
वेकेशन पे जा रहे हैं तो कौन से प्राइवेट प्लेन में बैठकर जा रहे हैं, लेटेस्ट फैशन के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, अजीब गरीब चश्मा लगाकर, इस तरह की रील्स उनकी देखने को मिलती हैं। आपकी जो रील्स होती हैं ज़्यादातर उसमें आप कोई ना कोई ज्ञान दे रहे हैं, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं, ये एक अलग धारा आपने लगाई है। तो कई बार ऐसा लगता है कि आपसे एक एक्टर से ज़्यादा किसी एक किसी गुरुदेव से बात हो रही है, उसका रील्स हम देख रहे हैं। तो ठीक है ना, लोगों को बाकी चमक दमक फैशन और ये दिखा ही रहे हैं लोग, एक तो गुरु टाइप एक्टर भी होना ही चाहिए, एक्सेप्शन होता ही है। मैं उसके पीछे मुझे कई बार लगता है ना कि हम जिस समाज के नायक हैं, जो समाज हमारी कहानियां देखता है, तो उस समाज को हम ड्रीम और फैंटेसी कितना दिखाएंगे और सच्चाई से कितना रूबरू कराएंगे। मैंने 10 लाख का जूता खरीदा है, लेकिन क्या मेरा जो दर्शक है वो उसको हम क्या दिखाना चाहते हैं? अपनी विलासिता, अपना धन, अपना वैभव? मुझे लगता नहीं। मैं अपनी सहृदयता, अपनी भावना, अपनी समझ, अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा लाइफ को लेके, करियर को लेके। मैं अपने जूते नहीं दिखाऊंगा, मुझे चाहिए भी नहीं महंगे जूते। क्या करना, जूते कितने भी महंगे हो, अंत में उसको पहन के चलना ही है या गाड़ी में बैठना ही है। तो मेरी ओरिएंटेशन ऐसी है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सब करने की जरूरत है। जो सादगी, जो धीमापन है जीवन का, ये इंडस्ट्री आपसे ये नहीं कहती कि सादगी को छोड़ दीजिए जैसे जैसे पैसा आ रहा है? नहीं, इस धीमेपन को अब आप छोड़ दीजिए। नहीं, ये रात में अच्छी नींद आने की बात करना छोड़ दीजिए, अब तो रात भर जागने की बात कीजिए। ना मेरे से, मैं तो मुझसे नहीं होगा। मैं नींद प्रधान आदमी हूँ, मुझे 8 घंटा सोना होगा। मेरे घर में पार्टी नहीं होती है, कुछ नहीं होता। एक बार दोस्त आ गए थे, 12 से ऊपर जाने लगे, हो गया, बातें कर रहे हैं। मैं बोला सुनो तुम लोग बातें करो, मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहती है। इंडस्ट्री एक अच्छी चीज़ है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि वो बहुत मुश्किल चीज़ है एक्सेप्टेंस के मामले में, कि क्योंकि भीड़ बहुत है, लेकिन वो ये भी नहीं कहती है कि तुम बदल जाओ, तुम मेरे से कुछ मैच नहीं हो रहा है भाई, इनको रहने दो, इनकी कास्टिंग ही कर लेना, इनसे मित्रता मत रखो। आपने पिछले 10 साल में, खासतौर पर जब हम बात करते हैं 2014 से, ये थोड़ा मिक्स है, राजनीतिक प्रश्न भी आप इसको कह सकते हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से हमने ये देखा है कि गरीबी पर थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम, इंडियननेस पर, राष्ट्रवाद पर, और आजकल आप देखेंगे राम मंदिर की जो आपको लहर देखने को मिलती है। राम मंदिर को शायद हमने अंडर एस्टिमेट किया था। जिस तरह से, सिर्फ टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, गांव गांव में जो लोगों, बहुत बड़ी आस्था है सर, लोगों की जो आस्था है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो भीतर बसे हैं जनमानस में। और मर्यादा पुरुषोत्तम 2 शब्द भी उसमें है। तो अभी क्या है ना, आपने सही बोला कि अब हिंदी कूल होने लगा, एक एलिटिज्म टूटा है। तो अब मेरे में कॉम्प्लेक्स नहीं था। मैं अपने आसपास या बिहार में बच्चों को देखता था कि अंग्रेजी सीख लो, हमने तो हिंदी भी सीखी है। मुझे लगा कि ठीक है, एक कम्युनिकेशन की भाषा है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, सीख लेनी चाहिए। बट जो मेरे पास है उस पर गर्व हम क्यों ना करें कि मेरे पास, हम जिस सिनेमा में खाते कमाते हैं वो तो हिंदी ही है, हिंदी सिनेमा का हिस्सा है। तो हमको हिंदी आचरण करने में, हिंदी बोलने में, हिंदी वस्त्र पहनने में क्या दिक्कत है? हमारा आचरण भी। इस फिल्म इंडस्ट्री के OTT में भी और वैसे भी हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से अब आपकी गिनती आती है। मुझे तो पता नहीं आप एक फिल्म का और एक वेब सीरीज का आजकल कितना पैसा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि काफी पैसा इस समय आप लोग लिखते हैं, मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की। तो आर यू मनी माइंडेड? आप अपना कितना धन लेंगे वो कैसे आप तय करते हैं कि इतना मैं लूंगा? हम लोगों का कोई धन फिक्स नहीं होता है। प्रोजेक्ट कई कहानियां लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कैसे भी करके जुड़े। बट अगेन कैपिटलिज्म का दौर है, पूंजीवाद है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि मैं प्रवचन भी देता हूँ तो लाइफ चेंजिंग की बात करता हूँ तो मेरी लाइफ ठीक ठाक है तभी करता हूँ। पेट भरा होना आवश्यक है दर्शन के लिए। तो भूखा दर्शन नहीं करेगा, बोलेगा चुप रहो, पहले भोजन कराओ। तो वो उसका भी एहसास है, ऐसा नहीं है कि उसको। तो प्रेम और पैसा जितना मिले कम लगता है और इस दौर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी हिस्सा है। मैं सब बच्चों से बोलूँगा परिश्रम करो, मेहनत करो, कमाओ, खूब कमाओ।
सफल हो जाओ, फिर सार्थक बनो, मीनिंगफुल बनो कि उस पैसे का 5-10% क्या मैं सदुपयोग करूंगा किसी अच्छी चीज काम के लिए, जो सामाजिक काम हो, कुछ भी हो। आज के पूरे इंटरव्यू में अगर आपकी रील्स के लिए, आपके जीवन दर्शन वाली जो रील्स है उसके लिए कुछ निकाला जाए तो आप क्या कहेंगे आज की बातचीत में? आज की इस बातचीत में मुझे याद नहीं है, पर है मसाला तो मिल चुका है। स्टारडम को अचानक आई इस सफलता को, या बहुत कड़ी मेहनत के बाद आई सफलता को कैसे डील करना है, क्योंकि सफलता कई बार आदमी का दिमाग भी खराब कर देती है। अब रियल मटेरियल आ गया, अब ये मटेरियल आ गया, इस पर आप थोड़ा स्ट्रगल को हैंडल करना आसान है, सक्सेस को हैंडल करना मुश्किल है। पावर जैसे आती है व्यक्ति के पास ना, सक्सेस मतलब पावर, मनी, पैसे आ गए, आपको 4 लोग सुनने को तैयार हैं कि मेरे हिसाब से कहानी लिखनी चाहिए, नहीं इसकी कास्टिंग होगी, उसकी नहीं होगी। तो पावर जैसे आती है, तो पावर का एक बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो है कि वो आपको लगेगा कि दुनिया अब मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। अटल जी के व्यक्तित्व में मैं समझा कि वो बोले भाई आपको रिसर्च में पता चला कि कुछ लोग नापसंद करेंगे, हर कोई पसंद नहीं कर सकता है। तो सक्सेस को हैंडल करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, इस पे बातें नहीं है, इस पे किताबें नहीं है। हाउ टू हैंडल फेल्योर है, हाउ टू हैंडल सक्सेस नहीं है। तो इस पे भी बात होनी चाहिए। वो दो, सक्सेस का रेशियो कम है तो लगा बाजार नहीं है, ये तो 1% लोग होते हैं, तो इनको समझाने के लिए कौन अपना मटेरियल खरीदेगा। पर सक्सेस की एक बाय डिफॉल्ट दिमाग खराब करने की क्षमता है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। मुझे आज के दिन में कोई अपमानित कर दे तो मुझे लगता है छोड़ दो, मैं गुस्सा करूंगा, मैं बदला लेने की सोचूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है भैया, नमस्ते, आप खुश रहिए, मैं चलता हूँ। तो सफलता ने आपको विनम्र बनाया? जी, विनम्र बनाया। और ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, अटल जी की जीवनी, कुछ किताबें, कुछ व्यक्ति, तो लगता है कि नहीं भाई, मतलब ऐसे ही रहो। आखिरी सवाल, यहां पहुंचने के बाद अभी भी किसी चीज का दुख है आपको? जैसे कई, एक दुख ये हो सकता है कि आप जो हम ट्रेडिशनल जो किरदार हीरो का जो होता है, आप उस जमाने के 70s, 80s और 90s में जो हीरो होता था अमिताभ बच्चन टाइप, वो आप नहीं बन पाए। आज आप हैं तो हीरो ही, हर प्रोजेक्ट में आप हीरो होते हैं, लेकिन आपके साथ हीरोइन नहीं होती, ये फर्क है। आप एक अलग रास्ता आपने चुना है। मेरी हीरोइन घर में है ना, मृदुला। तो बहुत खुश होंगी ये सुनकर। जी, तो नहीं, मैं जिस किस्म की कहानियां मुझे प्रभावित करती हैं, आते हैं ऐसे, वैसे भी रोल आते हैं, पर मुझे लगता है जो मेरी तासीर में नहीं है, वो करने जाऊंगा तो मैं झूठा लगूंगा, नकली लगूंगा। तो बेहतर है कि जो मेरी मौलिकता है वो बची रहे। फैंटेसी आए, इमेजिनेशन आए, लेकिन वो आर्ट वाली आए, वो नकली वाली ना आए। किसी चीज का दुख आपको, मलाल? नहीं, कोई दुख मलाल नहीं है। दुख तो छोटे मोटे जीवन में बहुत होते हैं, पर ऐसा कोई दुख नहीं है जिसकी बातें करें। दुख, वो दुख भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सोशल कंसर्न लगता है मुझे कि मोबाइल आ गया है, लेकिन मोबाइल जैसे हाउ टू हैंडल सक्सेस हो, वैसे ही हाउ टू हैंडल ऑपरेट मोबाइल का भी एक क्रैश कोर्स निकलना चाहिए कि इसको कैसे ऑपरेट करें। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्लैक एंड व्हाइट में आने के लिए, आपने इतना समय दिया। आप बहुत व्यस्त हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुधीर जी। नमस्ते आप सभी को।